साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार चुनाव जोरों पर चल रहा है। बीजेपी पस्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना प्रचार तकरीबन बंद कर दिया। उन्होंने आज कह दिया कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल दिनांक 9 नवंबर को समाप्त होगा शाम को 5 बजे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही 2 बजे अपना प्रचार बंद कर दिया। इससे लगता है कि बीजेपी इतनी पस्त हो गई है, प्रधानमंत्री और अमित शाह को लगने लगा है कि यहां हमारा कोई मतलब नहीं है, जनता बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। जनता ने पहले से मन बनाया हुआ है कि किसको वोट देना है, तो इसलिए अब हमारे प्रचार की जरूरत नहीं और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ऐसा खेल किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि जैसे रिश्ते बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के चल रहे थे, उससे पहले लग रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला जो सिंधेकरण करने में नीतीश के साथ भी शायद कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब अमित शाह ने आज तक के चैनल पर कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद में विधायक चुनेंगे, इस पर नीतीश काफी नाराज हुए और नीतीश ने मोदी के साथ प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे बिहार के पूरे चुनाव प्रचार का माहौल ही बदल गया। जहां बीजेपी या एलजेपी के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन के नारे चलने लगे। यानी कि जनता दल यू के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं से मिल गए और उन सीटों पर महागठबंधन को वोट देने की अपील चोरी छिपे वो कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होना है और यह नुकसान इसलिए हुआ है कि बीजेपी ने जो नीतीश के साथ किया, उसको नीतीश के साथ बीजेपी का धोखा जनता दल यू के कार्यकर्ता और नेता मान रहे हैं और वोटर भी। दूसरी तरफ तीसरा जो गठबंधन है, जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और स्वयं प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी, तीनों पार्टियों का गठबंधन है, उसको भारी समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी दोनों तिल मिला रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस ने अपने नेता इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा है, जिसका काम सिर्फ ओवैसी के लिए हैदराबादी कहना और बीजेपी की बी टीम कहना और बीजेपी के साथ अंदर खाने, हाथ मिलाने की बात कहना उनका काम रह गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को और कोई काम नहीं है और ये पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो उनके वर्गों के नेताओं को इसीलिए रखती हैं कि वही वहां मुकाबला करें। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी जी के ऊपर निशाना साधा और कुल मिलाकर घुमा फिराकर यही बात जनता के सामने अपनी सभा में रखी कि ओवैसी जी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए हुए हैं। अब जनता को सोचना है कि जो एआईएमआईएम पार्टी आपके गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार थी, इतनी कोशिश की, उस पार्टी को आपने गठबंधन में आने भी नहीं दिया और अगर वो खुद चुनाव लड़े, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो उस पर तरह तरह के एलिगेशन ये लगाएंगे। इससे जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली, कांग्रेस के बहकाने में नहीं आने वाली। हालांकि जहां पर थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि थर्ड फ्रंट ने यानी जीडीए ने सिर्फ 64 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो बाकी जो सीट बची हैं उन पर मुस्लिमों का वोट गठबंधन को ही जाने वाला है। लेकिन
जहां थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट खड़े होंगे उन पर मुस्लिमों का पहला जो प्रायोरिटी है वो थर्ड फ्रंट की है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से भी मुस्लिम और दलित काफी प्रभावित हैं, ओबीसी काफी प्रभावित हैं और मुस्लिम समाज ओवैसी के साथ तकरीबन सीमांचल या उसके आसपास के इलाकों में साथ खड़ा है। तो इसलिए जहां थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट खड़े हैं वहां से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को ज्यादा उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से तिल मिलाए हुए उसके नेता हैं। उधर तेजस्वी यादव भी काफी भयभीत हैं थर्ड फ्रंट से और कांग्रेस भी, इसलिए अब वो बीजेपी से ज्यादा बार ओवैसी और थर्ड फ्रंट पर कर रहे हैं। हालांकि जनता समझ रही है और जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जो पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था, उन्होंने चिट्ठी लिखी, सारे नेताओं को लिखी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इवन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी और राहुल गांधी को भी, सबको, सीपीआईएम को भी चिट्ठी लिखी कि उन्हें गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। और उनकी ज्यादा बड़ी डिमांड भी नहीं थी, सिर्फ 6 सीट वो मांग रहे थे, जबकि 5 सीट तो पिछली बार जीते ही थे। ऐसी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं थी, उन्होंने कोई मंत्री पद भी नहीं मांगा था। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद होती है कि मुस्लिम तो हमारे साथ अपने आप ही आ जाएंगे, हम इतना भ्रम फैला देंगे जिससे कि मुस्लिम समाज और दलित समाज अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए इनको प्रतिनिधित्व देने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने ना ही कोई मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम पार्टी शामिल की, ना ही कोई दलित चेहरा उन्होंने कोई बड़ा अपने इंडिया गठबंधन में शामिल किया और लड़ाई लड़ने चले हैं एनडीए गठबंधन से, जिनके पास ईवीएम भी है, वोटर लिस्ट भी है, चुनाव आयोग भी है और तमाम एजेंसियां हैं, जैसा कि जनता बताती है। और जनता ही क्या, बीजेपी के नेता भी बता देते हैं। जिस प्रकार हरियाणा चुनाव से पहले मोहन यादव ने सैनी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सत्ता में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, ये पक्का है, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। हालांकि उसके बारे में जो अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि 2 करोड़ में से 25 लाख वोट फर्जी बनवाए गए थे चुनाव आयोग के थ्रू, जिसमें एक ब्राजील की मॉडल 22 वोटों पर उसके फोटो लगे हुए थे और वो सभी वोट पड़ी भी। तो कितना घालमेल है, तो बीजेपी तो खैर कह सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन किस बिना पर, किस कारण से ये दावा करता है कि वो एनडीए को हरा पाएगा, ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखते हैं। हाँ, दूसरी तरफ एक जो हो सकता है वो ये है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में आपसी जो अनबन बनी हुई है उसका फायदा जरूर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और यह भी संभावना है कि चुनाव के बाद में अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जैसा कि इतनी सीटें अगर आ भी जाए, तो पहले तो ये देखना है कि बीजेपी कितनी सीट लाती है और नीतीश कुमार कितनी सीट लाते हैं। अब मामला काफी खराब है एनडीए गठबंधन का, क्योंकि एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनकी इमेज बिहार में काफी गिरी है, काफी खराब हुई है। तो चिराग पासवान से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक एनडीए गठबंधन जो उम्मीद लगाए बैठा है वो है पीके, प्रशांत कुमार की पार्टी पर काफी उम्मीद एनडीए कर रहा है और एनडीए का प्लान भी यही है कि चुनाव के बाद में अगर सीटें कम पड़ती हैं तो इतनी सीटें पीके की पार्टी भी ला सकती है, प्रशांत कुमार की पार्टी भी ला सकती है और प्रशांत कुमार एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस कर सकते हैं। तो मामला एक दूसरे के खिलाफ काफी नजदीकी का रहेगा और उसमें अब की बार लग रहा है कि थर्ड फ्रंट भी कुछ बढ़िया करके दिखावेगा। हालांकि उसमें चुनाव आयोग ने एक घपला किया है आजाद समाज पार्टी के साथ कि कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, वो ना देके
किसी को मोतियों की माला और किसी को एयर कंडीशनर का चुनाव चिन्ह दिया है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर केतली ही है, तो इसकी दिक्कत भी आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को आ रही है, क्योंकि केतली की ही इतनी पहचान नहीं बनी थी, दूसरे उसको भी चेंज कर दिया कुछ सीटों पर। तो उन सीटों पर अपना चुनाव चिन्ह जन जन तक पहुंचाना आजाद समाज पार्टी और इन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और जिसके लिए आजाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता काफी हद तक ऊंचे मनोबल के साथ चुनौती को स्वीकार करके वो चुनाव चिन्ह जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल 9 तारीख को चुनाव प्रचार, जो बिहार चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव होना है, उसका चुनाव प्रचार जो है कल शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में 11 तारीख को वोटिंग होगा और 14 तारीख को पता लगेगा कौन आगे है और कौन पीछे, कौन भारी बहुमत ला रहा है या किसकी जमानत जब्त हो रही है। तो ये विधानसभा बिहार का चुनावी सर्वेक्षण है। इसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही हैं, और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी इसमें कुछ अच्छा करने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो बीच बीच में इधर उधर के काम भी देख रहे हैं, और अभी वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं। ये सभी तैयारियां सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2027 के लिए भी है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद को इन परेशानियों से कब निजात मिलेगी कि ऐन चुनाव से ठीक पहले आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली किसी दूसरी पार्टी को भी दे दिया। ये सरेआम साजिश दिखाई दे रही है, वो भी चुनाव आयोग की। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी करे उसका जवाब तो देता नहीं है, बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है 25 लाख फर्जी वोट, उस पर चुनाव आयोग अभी 2 शब्द नहीं बोल पाया है। तो अभी लोकतंत्र की हालत ऐसी ही चल रही है, अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लोकतंत्र की जड़ें और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।